एपिसोड 22। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राजपूत हाउस। जैसे ही सूरज बोलता है कि अब पेट के चूहे को शांत करता है तो किचन ही आएंगे ना। ये बात सुन जाह्नवी उसे थोड़ा हैरानी से घूरने लगती है, जिसे दशक सूरज हल्के स्माइल अपने होठों पर लाते हुए बोल पड़ता है, अब इस तरह से आप अगर मुझे घूरेंगी तो कहीं मुझे नजर ना लग जाए। ये सुनते ही जाह्नवी झट से सूरज को घूरना बंद कर देती है और बोलती है, वो दरअसल मुझे ना सुबह सुबह खाने की आदत है ना, इसीलिए भूख लग गई है। हाँ तो इसमें ऐसे शर्माने की क्या जरूरत है, आपने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। अच्छा आप बोलिए आपको क्या खाना है, मैं आपको अभी निकाल कर देता हूँ। आप दोगे मुझे खाना? ये बात जाह्नवी बड़ी अजीब तरह से पूछी, जिसे सुन सूरज एकदम हीरो वाले अंदाज में बोल पड़ा, हाँ क्यों नहीं। एक मिनट, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है ना कि मैं इस घर का मेंबर नहीं हूँ, तो मुझे क्या ही पता होगा कि कौन सी चीजें कहाँ और रखी है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं मिस जाह्नवी जी की इस घर में दिव्यांश से ज्यादा मैं रहता हूँ। ये मेरा भी घर है और यहाँ की हर एक चीज कहाँ पर होती है वो मुझे दिव्यांश से ज्यादा पता होती है, क्योंकि आपके जीजू तो इन सब से दूर ही रहते हैं। ये सब बातें सुन जाह्नवी हो हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, तो फिर ठीक है सूरज जी, आप मुझे कुछ अच्छा सा खाना दे दीजिए, क्योंकि अगर मैंने और देर तक नहीं खाया ना तो सच्ची में भूख के मारे बेहोश हो जाऊंगी। सारिका का कमरा। सारिका सुबह से ही अपने कमरे के पीछे वाले खिड़की को खोल खरी बस एक टक बाहर दूर पर आ जा रही गाड़ी को देखे जा रही होती है। तभी उसके दरवाजे पर दिव्यांश और नित्या एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं। जब दिव्यांश अपनी बहन को इतना ज्यादा खोया हुआ देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होता है और वो धीरे से खुद में बोलता है, आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ना तो एक अच्छा बेटा और ना ही एक अच्छा भाई बन पाया। अगर मैं एक अच्छा भाई होता तो अपनी बहन के चेहरे पर ये मायूसी कभी भी नहीं आने देता। उसकी ये बात नित्या भी सुन लेती है, जो उसी के बगल में खड़ी होती है, और वो बस इंसानियत के नाते ही दिव्यांश से धीरे आवाज में बोलती है, दिव्यांश जी अब जो हो गया है उसे तो नहीं बदला जा सकता है ना, और अगर हम पीछे वाली बातों को याद कर दुखी होते रहेंगे तो ये हमारी ही गलती होगी। इसके बदले हमें अपने आने वाले कल को कैसे ठीक करना अब उसके बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए आप भी ये सब सोचना बंद कर दीजिए कि आपने पहले क्या गलती करी, उसके बदले ये सोचिए कि अब आप सारिका को किस तरह खुशी दे सकते हैं, कैसे एक अच्छे भाई का फर्ज निभा सकते हैं। शायद तुम ठीक बोल रही हो नित्या, अब से मैं बस अपना सारा ध्यान सब ठीक करने में, सबको खुश करने में दूंगा, ना कि इधर उधर। दिव्यांश ये सब बोल आहिस्ते कदम से सारिका के पीछे जा खड़ा हो गया और बड़े ही प्यार से बोला, छुटकी क्या देख रही है तू। अपने भाई की आवाज सुनते ही सारिका एकदम से हड़बड़ा गई और पीछे पलट देखते हुए बोली, दिव्य भाई आप यहाँ पर। हाँ छुटकी, मैंने सोचा आज होनी छुटकी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ। वैसे भी आज तक तो मैंने ना ही तुम्हें और ना ही पापा दादी किसी को टाइम दिया हूँ, बस हमेशा यही सोच खुद में खुश होता रहता था कि मैं तुम सभी की हर जरूरत पूरी कर देता हूँ। देवू भाई ये आप किस तरह की बात कर रहे हो, और ये आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ है भाई, आप ठीक तो है ना? अपनी बहन को देख दिव्यांश से और होना दर्द नहीं छिपाया गया और वो तुरंत सारिका को अपने गले से लगा उसे बोला, मुझे माफ कर दे छुटकी, मैं सच में बहुत बुरा भाई हूँ। सारिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में दिव्यांश को अचानक से हो क्या गया है जो उसके सामने इस तरह की बातें कर रहा है। तभी वो दिव्यांश के सीने से अलग होते हुए पूछी, प्लीज भाई अब मुझे आपकी बातों से डर लगने लगा है, प्लीज बात क्या है बोलिए, मुझे कुछ हुआ है क्या? अभी दिव्यांश सारिका से कुछ कहता उससे पहले ही नित्या भी दरवाजे पर से अंदर आ उसके सामने खड़ी हो गई और शांत भरे आवाज में बोली, सारिका दिव्यांश को अब सब पता है। जैसे ही ये बात सारिका सुनती है डर के मारे उसके पैरों तले जमीन ही घिसक जाती है और वो घबराते हुए दिव्यांश से बोलने लगती है, आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ कर दीजिए, आई जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर भाई मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, सच में। सारिका बस अपनी सफाई देने की कोशिश करे जा रही थी, जिसे देख दिव्यांश को और भी ज्यादा दुख हो रहा था। उसे आज इस बात का एहसास हो रहा था कि उसकी छुटकी उससे कितना डरती है, और ये सोच उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वो आगे बढ़ सारिका को वापस से अपने सीने से लगा उसके बालों पर अपना प्यार भरा हाथ फेरने लगता है और अपने आंखों में भरे आंसू को आंखें बंद कर रोकने की कोशिश करता है। दिव्यांश सारिका को अपने सीने से लगा आंखों में आंसू भर बोला, मुझे माफ कर दे छुटकी, मैं तुम्हारा अच्छा भाई नहीं बन पाया। जैसे ही ये बात सारिका सुनती है वो तुरंत दिव्यांश से सीने से अलग हो जाती है और अपने दोनों हाथों से दिव्यांश के चेहरे को पकड़ते हुए बोलती है, प्लीज भाई आप ऐसा मत बोलिए, आप बहुत अच्छे भाई हो। अरे अच्छी बहन तो मैं नहीं बन पाई, मैंने आपका और सभी घर वालों का विश्वास तोड़ा है। ये सब जानने के बाद भी आप मुझ और गुस्सा नहीं है, मेरे लिए यही बहुत है।
दिव्यांश भाई प्लीज आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। बस कर छुटकी अब और तू कुछ नहीं बोलेगी। अब से मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब से ना तो तुम्हें और ना ही तुम्हारे होने वाले बच्चे को लिए तुम्हें सोचने की जरूरत है, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा भाई है। दिव्यांश सारिका से जी भर के बात कर उसे आराम करने बोल कमरे से चला गया। पर जब नित्या दिव्यांश को जाते हुए नोटिस की तो वो समझ गई कि इस वक्त दिव्यांश बहुत ज्यादा ही दुखी है और इसीलिए वो भी सारिका को ये बोल कि वो आती है, कमरे से चली गई। दिव्यांश का कमरा। नित्या जब कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो दिव्यांश बालकनी में खड़ा बस उदास हो बाहर की तरफ देखे जा रहा था। उसे इस तरह गुमसुम खड़े देख नित्या को ना चाहते हुए भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था और इसीलिए वो भी बालकनी की तरफ चली गई। दिव्यांश के पीछे जा खड़ी हो नित्या बोली, दिव्यांश क्या आप ठीक है? नित्या की आवाज सुनते ही इतने टाइम से अपने तकलीफ को दिल में दबाए दिव्यांश खुद को रोक नहीं पाया और झट से नित्या की तरफ पलट उसके गले से लिपट गया और उसे कसकर अपने बाहों में भर लिया। यूं अचानक से दिव्यांश का इस तरह नित्या के करीब आना नित्या को पूरी तरह से स्तब्ध कर देता है। वो एकदम से अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी दिव्यांश के इतने करीब नहीं आई थी। पर चाहते हुए भी नित्या दिव्यांश को खुद से दूर नहीं कर पाए और अपने हाथों से उसके पीठ को हल्के से सहलाते हुए बोली, प्लीज दिव्यांश इस वक्त आपको अपनी बहन की हिम्मत बनना है, ना कि इस तरह कमजोर पड़ना है। आपको अपने दिल से इस दुख को खत्म करना पड़ेगा और सारिका के बारे में सोचना होगा। मैं जानता हूँ नित्या, पर मैं खुद को इस गिल्ट से नहीं निकाल पा रहा हूँ कि मेरी छुटकी मेरे रहते हुए इतना कुछ सह रही थी, वो भी अकेले। मैं कैसा भाई हूँ नित्या जो अपनी छुटकी तक की रक्षा नहीं कर पाया। ये सब सुन नित्या दिव्यांश को खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोली, बस दिव्यांश इस तरह आप बार बार एक ही बात सोचकर खुद को दोषी मानते रहेंगे उससे क्या होगा। अगर आपको सच में लगता है कि आपने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया है तो ये वक्त है उसके लिए करने के लिए। अगर आप मेरी माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। नित्या के ऐसा कहने पर दिव्यांश बोल पड़ा, क्या नित्या? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी छुटकी की लाइफ फिर से पहले जैसा कर दूं? बोलो ना, मैं वो सब करूंगा जिससे मेरी बहन को खुशी मिलेगी। मैं जो अभी आपसे कहने वाली हूँ, मैं जानती हूँ कि वो सुनकर आपको मुझ पर गुस्सा आ सकता है, पर मेरी एक बार पूरी बात सुन और समझ लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लेना होगा वो लीजिएगा। देखिए दिव्यांश, मैं मानती हूँ कि सारिका के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और ना ही उस बच्चे की। नित्या और दिव्यांश अभी एक दूसरे से इतनी सीरियस बात कर ही रहे थे कि तभी नित्या की नजर वहीं दीवार पर बैठे कॉकरोच पर जा पड़ती है, जिसे देखते ही उसकी सारी बात धरे के धरे रह जाता है और वो एकदम से घबराते हुए जाकर दिव्यांश के सीने से चिपक जाती है और अपनी आंखें बंद कर जोर जोर बोलने लगती है, प्लीज प्लीज दिव्यांश जी मुझे बचा लीजिए, उस कॉकरोच को भगाइए यहाँ से प्लीज। नित्या एकदम से बिना रुके बोले चले जा रही थी और उसकी बातों को सुन जब दिव्यांश अपनी नजर दीवार की तरफ घुमाया तो कॉकरोच को बैठे देख इतने टेंशन भरे माहौल में उसे हंसी आ जाती है और वो नित्या से मुस्कुराते हुए ही बोल पड़ता है, वॉट? तुम्हें एक कॉकरोच से डर लगता है? सीरियसली? वैसे तो तुम इतनी झांसी की रानी बनते फिरती हो नित्या, पर मुझे नहीं पता था कि एक कॉकरोच की वजह से तुम। दिव्यांश ये सब बोल बोले हंसे जा रहा था, जिससे नित्या को दिव्यांश पर गुस्सा आ गया और इसीलिए वो चिढ़ते हुए दिव्यांश के सीने से अलग हो खड़ी हो गई और बोली, देखिए मिस्टर दिव्यांश, आप मुझ पर इस तरह से हंस नहीं सकते हैं। आपको बड़ा मजा आ रहा है मुझे कॉकरोच से डरते हुए देखकर। अरे मैं तो आपकी हेल्प करने का सोच आई थी, पर आप मुझी पर हंस रहे हैं। इतना कह नित्या झट से बालकनी से जाने के लिए मुड़ गई, पर जैसे ही दिव्यांश उसे जाते देखता है, उसे रोकने के इरादे से वो झट से आगे बढ़ नित्या की कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। पर जैसे ही वो नित्या को खींचता है, नित्या पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाती है और सीधे दिव्यांश को ले वहीं जमीन पर गिर जाती है। दिव्यांश जमीन पर और नित्या उसके ऊपर, दोनों की नजरें एक दूसरे को ही बस देखे चली जा रही थी। दिव्यांश बस नित्या के चेहरे में खोए हुए अपने हाथों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए उसके बालों को संवारने लगा और फिर धीरे से उसके गाल को अपने हाथों को छूने लगा। लेकिन तभी नित्या एकदम से दिव्यांश के ऊपर से हट कुछ दूर होते हुए खड़े हो जाती है और गुस्से में दिव्यांश को देखते हुए कहती है, प्लीज मिस्टर दिव्यांश, आप यू बार बार मेरे करीब आने की कोशिश मत किया कीजिए। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो आपके साथ सोने के लिए मरती है। और हाँ, प्लीज आगे से आप मुझसे दूर ही रहा कीजिएगा। समझ में आया आपको मेरी बात? मैं बस आपकी हेल्प सारिका के लिए कर रही हूँ और मुझे ना ही आपसे मुझे कोई उम्मीद है और ना ही मैं अपने इस शादी की रिश्ते की असलियत भूली हूँ। तो आप अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, पर मुझसे दूर ही रहा कीजिए। नित्या गुस्से में जितना भी भराश था उसके मन में सारा कुछ बोल डाली और कमरे से दौड़ते हुए भाग चली गई। उसके जाते ही दिव्यांश भी झट से उठकर खड़ा हो खुद में बोला, आज पहली बार मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जब मैं सारी लड़कियों के साथ इस तरह से बात करता था तो उसे कैसा फील होता होगा।
आज अगर मैं पहले वाला दिव्यांश होता तो शायद नित्या के कहे गए शब्द सुन उसके साथ जरूर कुछ गलत कर देता, पर अब मुझे एहसास है नित्या तुम्हारी अहमियत की अपने लाइफ में। मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम मेरी लाइफ में क्या मायने रखती हो। हाँ, मुझे इस बात का एहसास बहुत लेट से हुआ है, पर अब मैं अपने इस शादी के रिश्ते को असलियत बना दूंगा नित्या। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिला दूंगा और ये भी साबित कर दूंगा कि मैं पहले वाला दिव्यांश राजपूत नहीं हूँ। सारिका कई दिनों से कॉलेज जाना भी बंद कर दी थी क्योंकि उसे बाहर जाने में हर वक्त डर सा लगा रहता था। पर उसे इस तरह डर कर घर पर बैठे देख दिव्यांश उसे समझाते हुए बोला कि वो कॉलेज जाया करे और अपने डर को अपने लाइफ पर हावी ना होने दे। अपने भाई के समझाने की वजह से वो आज कॉलेज जाने के लिए मान गई। लगभग दोपहर के 3 बजे सारिका के कॉलेज में छुट्टी हो गई। कर सारिका बिना किसी से बात किए सीधे कॉलेज से निकल घर जाने के लिए एक ऑटो ढूंढने लगी। जो सारिका एक बिंदास लड़की की तरह बाहर घूमती फिरती रहती थी, वो अब एकदम गुमसुम और खामोश बस घर जाने के लिए एक ऑटो का वेट कर रही थी। कॉलेज के ही बाहर कुछ लड़के अपने बाइक लगा लड़कियों को देख देख मजे ले रहे थे और उन्हें बीच बीच में परेशान भी कर दिया करते थे। ये उन लड़कों की रोज की आदत बन गई थी। जब उन सभी लड़कों को नजर कॉलेज के बाहर चुपचाप खड़ी सारिका पर गई तो उनमें से एक ने बोला, अरे भाई वो देख क्या लग रही है, जी तो चाह रहा है उसे अभी के अभी किश कर लूं। उसकी बातों को सुन दूसरा लड़का झट से उसके कंधे और हाथ रखते हुए बोल पड़ता है, हाँ तो जा कर लेना, किश किसने रोका है तुझे। किस लड़की की इतनी हिम्मत है जो वो तुझे रोक पाएगी कुछ भी करने से। और वैसे भी ये पटाखा तो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही है। तू जा और जाकर पूरी कर अपने अरमान और हम सब यहाँ से देख देख मजे लेंगे, क्यों दोस्तों। उस लड़के की बात सुन उसके बाकी के दोस्त भी जोर जोर हंसने लगे और फिर एक लड़का सारिका की तरफ बढ़ चला गया। सारिका की नजर जैसे कि उस लड़के और पड़ी जो उसी के तरफ बढ़े चले जा रहा था और बड़ी ही गंदी नजरों से उसे देख भी रहा था। वो थोड़ा घबरा गई और इसीलिए वहां पर रुक ऑटो का वेट करना छोड़ तेजी में आगे चलने लगी। पर उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और कुछ ही देर में वो लड़का सारिका के सामने जा खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ फैला उसका रास्ता रोकते हुए बोलने लगा, अरे मेरी जान, इस तरह अपने आशिक को छोड़कर कहाँ चल दी। कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, तो अब जल्दी से मुझ आशिक का इलाज कर दो। जब से तुझ और नजर गई है मेरी तो जान ही निकले जा रही है। क्या मस्त मस्त होंठ है, जी तो करता है इसे बस चुम्बता रहूं। ये सब बोलते हुए वो सारिका के करीब बढ़े चले जा रहा था, जिस वजह से सारिका और भी ज्यादा घबरा गई और डरते हुए ही बोले जा रही थी, देखो मैं बोल रही हूँ मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मेरा रास्ता। अरे ऐसे कैसे जाने दे भला, अब जब तक कि तेरे इन गुलाबी होठों को चुम ना लूं तुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है कि तू मेरी बात सीधे सीधे मान ले या फिर। ये बोलते हुए वो लड़का एकदम से सारिका के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। अब तो सारिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से खुद को उन गुंडे से बचाए। वो बस कोशिश किए चले जा रही थी अपने हाथ को उससे छुड़ा भागने की, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हुए जा रही थी। इसीलिए वो हिम्मत हार बस जोर जोर चिल्लाने लगी, शायद उसकी आवाज सुन कोई उसे बचाने आ जाए। वो लड़का सारिका को किश करने ही वाला होता है कि तभी उसके मुंह पर कोई एक जोरदार घुसा दे मारते हैं, जिस वजह से वो लड़का सारिका से कुछ दूर जा गिरता है। उसकी आवाज सुनते ही सारिका झट से अपनी आंखें खोल सामने देखने लगती है और जैसे ही वो उस लड़के को नीचे गिरे हुए देखती है झट से पीछे पलट जाती है। जैसे ही वो पीछे पलटती है ऋषभ को देख वो 1 मिनट के लिए तो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और हैरानी भरे नजरों से उसे देख पूछती है, तुम यहाँ पर। हाँ मैं। अब तुम जरा साइड हो जाओ, मैं इन लोगों पर थोड़ा हाथ पैर चलाऊं ताकि ये आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। ये कहते हुए ऋषभ बस उस लड़के को दे गुस्सा मारने लगा। अपने दोस्त को मार खाते देख बाकी के लड़के भी ऋषभ से लड़के चले आए, पर अकेला ऋषभ सबकी बेन बजा दिया। ये सब वहीं थोड़ी दूर खड़ी सारिका देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ इस तरह उसकी हेल्प करेगा जब वो पूरी तरह हार मान चुकी होगी उस वक्त, इसीलिए वो ऋषभ को देख खुश थी। जब सारे गुंडे की धुलाई हो गई तो ऋषभ अपने हाथों को झाड़ते हुए सारिका की तरफ आ बोला, इस वक्त तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलने वाला है क्योंकि सामने पर सड़क जाम है, इसीलिए तुम मेरे बाइक पर चलो, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। इतना कह बिना सारिका की तरफ देखे ऋषभ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी झट से सारिका दौड़कर ऋषभ के सामने जा खड़ी हो गई और बोली, आज उन लड़कों से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ। मुझे नहीं लगा था कि जो कुछ भी मेरी वजह से तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम इस तरह। सारिका अभी अपनी बात को आधी ही बोल पाई थी कि तभी ऋषभ उसके चेहरे को देखते हुए पूरे सख्त आवाज में बोल पड़ा, एक्सक्यूज मी, तुम ना खुद को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है? अरे मैं तो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से ही वो नित्या मुझे उस दिन थप्पड़ मारी थी,
लेकिन वो क्या है ना कि तुम एक लड़की हो और मैं किसी भी लड़की के साथ ना तो खुद ऐसा बिहेव करता हूँ और ना ही होते हुए देख सकता हूँ। बस इसीलिए हेल्प की है तुम्हारी, तो ये सोचना बंद कर कि मैं सब भूल गया हूँ। अब अगर घर चलना है तो चलो वरना मैं जा रहा हूँ। ऋषभ इतना बोल होने बाइक की तरफ तेजी में जाने लगा, जिसे देख सारिका ना जाने क्यों मुस्कुरा दी और फिर खुद भी दौड़ बाइक की तरफ चली गई। राजपूत हाउस। नित्या किचन में आकर घर वालों के लिए चाय बना रही थी। उसे अपने और दिव्यांश की शादी की बातें याद आने लगी थी और उस वजह से उसे बहुत दुख हो रहा था। तभी किचन में जाह्नवी आते हुए बोली, दीदू आप क्या सोच रही हो? जैसे ही नित्या अपनी बहन की आवाज सुनती है झट से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बिखेरे बोल पड़ती है, अरे जानू तू इस तरह यहाँ पर क्यों चली आई? तुझे पता है ना कि इस वक्त तू अंदर से पूरी तरह कमजोर है और डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है इस तरह उछलने कूदने से। बस एक बार तेरा ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए उसके बाद तू जितना चाहे उछलते रहना, मैं मना नहीं करूंगी। हाँ हाँ दीदू मुझे पता है, पर मैं बेड पर चौबीसों घंटे लेटे लेटे बोर हो जाती हूँ, इसीलिए कभी कभी धीरे धीरे चल लिया करती हूँ। दीदू मेरा ऑपरेशन होने के बाद मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे आपके साथ ही रहना है दीदू। जैसे ही जाह्नवी ये बोलती है उसकी बातों को सुन नित्या झट से उसे अपने गले से लगा लेती है और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए बोलती है, बिल्कुल मेरी जानू हमेशा मेरा साथ ही रहेगी और वो भी इसी तरह उछलते कूदते। अच्छा जानू अब चल तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं सभी को चाय दे देती हूँ। ठीक है दीदू मैं जाकर आराम करती हूँ। जाह्नवी इतना बोल किचन से चली जाती है। उसके जाने के बाद नित्या भी सभी घर वालों के लिए कप में चाय छान लेती है और ट्रे लेने जैसे ही पीछे मुड़ती है अचानक से दिव्यांश से जा टकराती है। जैसे ही वो गिरने वाली होती है दिव्यांश उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने बाहों में थाम लेता है और दोनों की नजरें एक बार फिर से एक दूसरे से जा मिलती है। कुछ देर तक बस दिव्यांश नित्या को देखते ही रहता है, फिर बड़े ही प्यार भरे अंदाज में बोलता है, क्या हम अपने इस नाम मात्र के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से नहीं कर सकते हैं नित्या? नित्या जैसे ही दिव्यांश की आवाज सुनती है वो एकदम से खुद को संभालते हुए दिव्यांश से दूर हो खड़ी हो जाती है और बोलती है, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर दिव्यांश? नित्या मैं मानता हूँ कि मैंने अभी तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो सब गलत है, पर क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती हो बदलने का? मैं सच में अब पहले की तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ नित्या। जैसे ही दिव्यांश बोलता है कि क्या वो उससे दोस्ती करेगी उसकी बातों को सुन नित्या झट से दिव्यांश से थोड़ा दूर हट खड़ी हो जाती है और अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोल पड़ती है, प्लीज दिव्यांश मुझे इस वक्त और भी बहुत काम है, मुझे काम करने दीजिए। इतना कह नित्या सभी के लिए चाय ले किचन से चली गई और दिव्यांश बस वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे नित्या की इस तरह की बेरुखी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए थोड़ा चिढ़ते हुए खुद में ही बोला, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है नित्या, एक मौका तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। इतना कह जैसे ही दिव्यांश किचन से निकल अपने कमरे में गुस्से में जा रहा था तभी घर में मेन दरवाजे पर नेहा आ खड़ी हो एक फेक स्माइल के साथ बोली, हेलो एवरीवन गाइस। उसकी आवाज सुनते ही हॉल में बैठे सभी लोगों के साथ साथ दिव्यांश भी दरवाजे की तरफ पलट कर देखने लगता है और जैसे ही वो नेहा को दरवाजे पर खड़ा देखता है खुद में धीरे से बरबराते हुए बोलता है, ओह सीट, ये नेहा इस वक्त यहाँ पर क्यों आ गई है? अभी सब घर वाले घर में ही है, अब मैं सबको क्या जवाब दूंगा? नेहा बेधड़क घर के अंदर आते हुए सीधे दिव्यांश के पास चली गई और उसके गले से लगते हुए बड़े ही इतराते हुए अंदाज में बोल पड़ी, हाय दिव्यांश, तुम तो लगता है मुझे पूरी तरह से भूल ही गए हो आजकल। उसे जिस तरह दिव्यांश के गले से लगे सभी घर वाले देखे, वो सभी थोड़ा हैरान हो गए और सबसे ज्यादा बुरा कहीं ना कहीं नित्या को लग रहा था, लेकिन वो इस बात को मान नहीं रही थी। दिव्यांश अगले ही पल नेहा को अपने से अलग करते हुए झट से सभी घर वालों को देखते हुए बोल पड़ा, दादी पापा ये मेरी दोस्त नेहा है, ये भी एक एक्ट्रेस है तो हमारी दोस्ती हो गई, वैसे नेहा ये मेरी छोटी सी फैमिली है। दिव्यांश के कहने पर नेहा सभी को हाय बोलती है और फिर दिव्यांश की तरफ देखकर कहती है, दिव्यांश मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? हाँ नेहा क्यों नहीं, एक काम करो तुम मेरे साथ कमरे में चलो हम वहीं पर बात करते हैं। इतना कह दिव्यांश नेहा को ले अपने कमरे की तरफ चला गया, जिससे नित्या को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो खुद में धीरे से बरबराते हुए बोले जा रही थी, बड़ी आई है जरूरी बात करने वाली, मुझे अच्छे से पता है कि इन दोनों का जरूरी बात क्या है। ये मिस्टर दिव्यांश कभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। अरे घर में पूरा परिवार है और उसके बाद भी वो इस तरह की छिह, लेकिन मुझे घर वालों का ध्यान उन दोनों पर से हटाए रखना होगा, वरना इन लोगों को कहीं उन पर शक ना हो जाए। नित्या इतना सोच झट से चाय का ट्रे सभी घर वालों की तरफ बढ़ाते हुए उन्हें चाय देने लगी। अभी वो सभी का ध्यान बटाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी आलोक जी दरवाजे की तरफ देखते हुए बोल पड़े, अरे सारिका बेटा, तुम आ गई कॉलेज से।
सारिका का नाम सुनते ही नित्या भी झट से उस तरफ देखने लगी और जैसे ही उसकी नजर सारिका में साथ साथ चले आ रहे ऋषभ और पड़ी वो थोड़ा घबरा गई और मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, ये ऋषभ सारिका में साथ, पता नहीं अब इसने उसके साथ क्या किया होगा। इस वक्त वैसे ही बेचारी इतनी परेशान रहती है और ऊपर से ये ऋषभ, मुझे अब इसे अच्छे से समझाना होगा कि वो सारिका को परेशान करना छोड़ दे। अगर उसे मुझसे प्रॉब्लम है तो वो सीधे मुझसे बात करे, इस तरह सारिका के साथ। इतना सोच बिना कुछ भी जाने नित्या सीधे आगे बढ़ ऋषभ का हाथ पकड़ लेती है और पूरे गंभीर आवाज में बोलती है, ऋषभ तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ नित्या। ऋषभ इतने रूडली नित्या से ये बात बोला कि उसे सुन वहां पर खड़े सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे। लेकिन तभी नित्या बात को संभालते हुए बोली, प्लीज आप लोग इतना हैरान मत होइए, ये शुरू से ही ऐसा ही है। आप सभी चाय पीजिए ना, मुझे इससे कुछ बात करनी है बस इसीलिए। और सारिका तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। जी भाभी। सारिका इतना बोल वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई और ना चाहते हुए भी ऋषभ को नित्या के साथ जाना पड़ा। दिव्यांश का कमरा। जैसे ही नेहा दिव्यांश के कमरे में पहुंची वो एकदम से पीछे से दिव्यांश के पीठ से चिपक बोलने लगी, ओ बेबी, तुम्हें पता भी है कि तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए हो तो मुझे कितना बुरा लगा है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी दिव्यांश, बस इसीलिए यहाँ पर आ गई। नेहा जिस तरह से दिव्यांश में चिपके खड़ी थी उसे वहां से गुजर रही नित्या देख लेती है। और ये देख उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसका जी तो कर रहा था कि वो अभी दिव्यांश के पास जाए और अपने दिल में जो कुछ भी है तुरंत बोल दे, सुना दे उसे खरा खोटा। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ अपने घर वालों के बारे में सोचकर। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।